अच्छा, लास्ट टाइम हमने अनसर्टेनिटी को स्टार्ट किया था. ओके, सो टुडे वी विल डू द कंबाइनिंग अनसर्टेनिटी. ओके, combining uncertainty means like in multiplication, in addition, in subtraction, in division. Uncertainty के साथ आपने क्या करना है? Like if a value is given to you that is equal to 4.5 plus minus point 6, and b value is given to you that is 1.3 plus minus point 2. Okay, so this is the uncertainty. So and this is the actual वैल्यू. ओके, तो क्या होगा, आपने इफ़ यू वांट टू ऐड दिस टू थिंगी लाइक ए प्लस बी, तो वो तो आपने इनको नॉर्मल डिवीजन से नॉर्मल एडिशन से ऐड करना है, जिस तरह हम नॉर्मल एडिशन करते हैं. लेकिन क्वेश्चन ये है कि अनसर्टेनिटी के साथ आपने क्या करना है. और इफ़ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी, तो अनसर्टेनिटी के साथ आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने सिंपल ऐड करना है. सो दैट्स विल बी इक्वल टू 5.8. अनसर्टेनिटी आपका ऐड हो जाएगा, दिस विल बी 0.8 हो जाएगा. सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 4.5 माइनस 1.3, सो दिस विल बी इक्वल टू 3.2 प्लस माइनस 0.8 होगा. ओके, तो एडिशन में भी अनसर्टेनिटी ऐड होगा और सब्ट्रैक्शन में भी आपका अनसर्टेनिटी ऐड होगा. ओके, अच्छा, दिस इज़ फॉर addition and subtraction. What about the multiplication and division? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी की तरफ जाना है. परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, उनको फिर आपने ऐड करना है, और यू कैन कॉल इट ए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी. सही है, आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, उसको फिर आपने ऐड करना है फॉर डिवीजन एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन. दोनों केसेस में आपने उसको ऐड करना है. अच्छा, किस तरह करना है, हम किस तरह फाइंड करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को, तो वो हम कुछ इस तरह फाइंड करते हैं कि ये आपको हो जाएगा, इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.6 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय दिस वैल्यू 4.5. ओके, सो दैट इज़ इक्वल टू, इससे जो आएगा वो आपका फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगा. ओके, इसी तरह इसका भी आपने फाइंड करना है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी. 0.2 आ जाएगा डिवाइड बाय 1.3 आ जाएगा, इससे जो वैल्यू आ जाएगी, सो दैट्स विल बी दी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी. अच्छा, तो आपने क्या करना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो आपने क्या करना है, 5.8 मल्टीप्लाई बाय 3.2 हो जाएगा. ओके, इसके साथ जो अनसर्टेनिटी आएगा प्लस माइनस, वो आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी दोनों को ऐड करना है. सो यू विल पुट दैट ओवर हियर. और परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी ऐड करेंगे सर, उसको क्या करेंगे? सॉरी, यू विल नॉट ऐड दैट ओवर हियर. उसमें आपने इस तरह करना है कि एक्चुअली परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होता है, इफ़ यू वांट टू फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पे आपने 100 को मल्टीप्लाई करना है. ओके, यस सर, ऐसे ही है. या तो इससे आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगा. ओके, इसको कर लेते हैं. 6 डिवाइड बाय 0.6 डिवाइड बाय 0.4.5 से क्या आएगा, दैट्स इक्वल टू 13.33% आ गया. ओके, इसी तरह ये दूसरा भी कर लो, 0.2 डिवाइड बाय 1.3, 15.38. अच्छा, अब आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को. सॉरी, ये नहीं लेना, ए टाइम्स मल्टीप्लाई बी. कर लिया, अनसर्टेनिटी ऐड करेंगे या परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करेंगे? ये कैसे पता चलेगा हमें कि हमने इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है,
परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। कोई भी फाइंड कर लो, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड कर लो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर लो। लेट से हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ले लेते हैं। सिर्फ आपने वही है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में क्या होता है, उसमें हम 100 को मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे क्या आएगा, 4.5 टाइम्स 1.3 5.85 आ जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसके साथ पुट करते हैं, ओके। बट यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, मैंने आपसे कहा कि फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन you will find the percentage uncertainty and you will add these two thingy, okay। 13.33 इनको आपने ऐड करना है प्लस 15.38, इनसे आ गया 228.71 आ जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहाँ पे फाइंड करेंगे सर हम, किस टाइप के लिए? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी दोनों सेम है, यहाँ पे आप की मर्जी है, आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड कर लो या परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर लो, कोई बात नहीं है, सही है। राइट, लेकिन मोस्टली हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेते हैं, ओके। आपकी मर्जी है, ओके। परसेंटेज अनसर्टेनिटी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं जिसमें आपको टीचर डायरेक्टली दे देता है कि ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टाइम्स बी, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ए इज़ इतना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ बी इज़ इतना। वो आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी दे देते हैं, लेकिन फिर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि फाइंड दिस वैल्यू प्लस माइनस दिस एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सो आपने क्या करना है, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे देखना है ये मल्टीप्लिकेशन है, सो दैट्स वाई यू विल मूव टूवर्ड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने ए का भी फाइंड करना है, बी का भी फाइंड करना है, इन दोनों को फिर आपने सिंपल ऐड करना है, तो इन दोनों को मैंने सिंपल ऐड कर दिया, आई विल गेट 28.71%, ओके। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, यही है ना। इसमें एक मेरे ख्याल एक कुछ और भी होता है, एक एब्सोल्यूट होती है और एक और होती है। ये एक्चुअल वैल्यू, ये आप वो कर लिया को, इसको क्या वो कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट होती है और एक और भी होती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है। सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू टाइम्स 100, ओके। तो I need to find the value of absolute uncertainty because here I will need absolute uncertainty value, okay। So मेरे पास percentage uncertainty की वैल्यू क्या आ गई है, 28.71, वो आपने यहाँ पे लिखना है, that's equal to unknown, this is absolute uncertainty divided by actual value, in this case is 5.85 times 100 करना है। So इससे आपके पास absolute uncertainty की वैल्यू आ जाएगी। If you multiply this like 28.71 times 5.85 divided by 100, you will get 1.67। तो यही 1.67 आपने यहाँ पे लिखना है फिर। This is the absolute uncertainty, like 1.67. This will be the final answer. Got it? फॉर डिवीजन ए डिवाइड बाय बी, वो भी आपने सिंपल डिवाइड करना है, 4.5 डिवाइड बाय 1.3 हो जाएगा, उससे जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आपने उसके लिए भी, दिस इज डिवीजन, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना है जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए फाइंड किया था। तो आपके पास ये आ जाएगा, इससे आपके पास प्लस माइनस 1.67 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगा। सही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हेलो, यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, समझ आ गया आपको यहाँ तक, कंफ्यूजन तो नहीं है? जी सर, ये समझ आ गया, क्लियर हो गया। ओके, अच्छा,
अब इसके बाद हम इन्होंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं ओके। एडिशन में आपने सिंपल ऐड करना है। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट हमसे रह गए हैं। अगर आपको पावर गिवन हो यहाँ पे देख लो, सो एक्स इज इक्वल टू ए इज द कांस्टेंट ओके, वाई ए जेड बी। अगर पावर गिवन हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने पावर को फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी सॉरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है ओके। लाइक इसका आपने क्या करना है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ओके। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, वाई का भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, जेड का भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, उन दोनों को फिर ऐड करना है बिकॉज दिस इज मल्टीप्लिकेशन ओके। उसके बाद हमने फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की तरफ जाना है। अच्छा तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास इफ़ दिस इज़ वाई स्क्वायर या वाई क्यूब या वाई की पावर 4 आ जाए तो फिर क्या करना है, तो फिर आपने ए को मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। इफ़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वाई इज़ इक्वल टू 6% एंड इफ़ दिस इज स्क्वायर देन दैट्स विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर ओके। फिर आपने 12 स्क्वायर लेना है, 6 टाइम्स ये 2। सर मल्टीप्लाई करके ये किसके इक्वल आएंगे हमारे पास वैल्यू जो होगी, पावर और परसेंटेज डेंसिटी किसके इक्वल होंगे? ये आपका परसेंटेज एक्चुअली ये आपका परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वाई आ जाएगा। फिर आपने 12% प्लस दिस ऐड करना है, 6% को ऐड नहीं करना दोनों को। मतलब सर लाइक अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं होगा तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसका फाइंड करना है और इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना है और इन दोनों को सिंपल ऐड करना है। गॉट इट? ठीक है सर, अगर पावर नहीं होगी तो सिंपली परसेंटेज डेंसिटी ऐड कर देंगे, जैसे पहले की है। लेकिन लेकिन अगर पावर होगी तो हम उन पावर्स को परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगी हम उनको ऐड करेंगे। ये उनको ऐड करोगे एग्जैक्टली उनको हम पावर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वाली वैल्यूज पे ऐड करेंगे, या जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ओरिजिनल वैल्यू है वो भी ऐड करेंगे साथ? नहीं नहीं, ओरिजिनल वैल्यू आपने ऐड नहीं करना, उससे उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आ जाए उनको फिर आपने ऐड करना है इसके साथ। ठीक है ठीक है सर। इस तरह कर लेते हैं, ये एग्जांपल कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यस। ओके रीड दिस। अच्छा इस एग्जांपल को देख लो, इन्होंने हमें फार्मूला गिवन है ओके, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है, उन्होंने हमें एल की वैल्यू गिवन है कि नहीं, एल वैल्यू इज 0.55 प्लस माइनस 0.02, टी वैल्यू इज 1.50 प्लस माइनस 0.02 ओके। अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ओके। सो जी की एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लो, उससे क्या आएगा, जी की एक्चुअल वैल्यू आपके पास 4 टाइम्स 3.14 स्क्वायर, इसको आप कर लो, इससे क्या आता है 0.55 डिवाइड बाय 1.50 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। आगे क्या करेंगे सर इसमें? नहीं इसको आप कर लो, इससे क्या आता है वैल्यू, सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे सर इसको? नहीं इसको सॉल्व कर क्या आता है इससे वैल्यू, कर लिए सॉल्व आपने? मैं निकाल।
अच्छा 9.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहे हैं। ओके, ये तो एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब इसके साथ मैंने प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी फाइंड करना है। ओके, वो भी लिखना है। द क्वेश्चन इज दिस वन। तो यहाँ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये आपका डिवाइड हो रहे हैं दोनों, ये आपका टी स्क्वायर है, ये आपका डिवाइड हो रहे हैं दोनों से ये। तो आई विल नीड टू फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एल। एल क्या हो जाएगा, दैट इज 0.02 डिवाइड बाई 0.55 कर लो, क्या आता है, टाइम्स 100 कर लो। इससे क्या थे ऊपर से, यस सर। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, आवाज तो क्लियर आ रही है। इससे क्या आता है, ऊपर सॉल्व कर लो, इससे क्या आता है? कैलकुलेटर है आपके पास? सर मैं कैलकुलेट करता हूँ। 0.02 0.55 इंटू 100। सर पहले वाला है 3.64। ओके 3.64%। और दूसरा? दूसरा सर है 1.333 रेकरिंग डेसिमल। अच्छा, तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी? ऊपर एल है तो ये आपका 3.64 आ जाएगा, प्लस नीचे आपका टी स्क्वायर है, सो दिस विल बी 2 टाइम्स 1.33 आ जाएगा। इससे इसको सॉल्व कर, इससे क्या आता है? 4.97 आया सर आंसर। अच्छा नहीं, इनको इनको ऐड करने से क्या आता है? इनको ऐड करने से 4.97 आया सर। 1.33 और 3.64 को ऐड करने से हमारे पास आया नहीं, 2 टाइम्स करना है। 4.97। यहाँ पे देख लो, दिस इज स्क्वायर, टी स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 1.33 करना है। अच्छा 1.33 इंटू 2 फिर ऐड करेंगे स्क्वायर। 6.30 आया सर। अच्छा, I need absolute uncertainty over here. So I will need to find the absolute uncertainty divided by the actual value, that is 9.64, okay, times 100 हो जाएगा। That's क्या equal सर to, रिपीट करेंगे? actually I need absolute uncertainty over here. I need the absolute uncertainty ओके value over here, but this is सर the परसेंटेज percentage डेंसिटी हम निकाल ली uncertainty। टोटल। तो ओवर एक्चुअल कर लेंगे yes, इंटू 100। नहीं, इसको ओवर एक्चुअल नहीं करना, u डिवाइड बाय एक्चुअल हो जाएगा। दिस इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सर वही जो, कह रहा हूँ। एब्सोल्यूट ओवर एक्चुअल इसको इंटू कर लो। 100 इक्वल्स टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी। 6.3 इंटू 9.64। सो 0.6 आपके पास आ रही है यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वैल्यू। 0.637। सही है, तो द आंसर विल बी 9.64 प्लस माइनस 0.64। यहाँ पे देख लो, सही है। यस सर एग्जैक्टली। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, होपफुली हो जाएगा। सही है। अच्छा, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब इस तरह कर लेते हैं कि वो पास्ट पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। जी ओके, नॉट इंक्लूडेड, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, नहीं है इसमें, जी सर। इसमें नहीं है नहीं है सर, डायमेंशन का भी नहीं। या नहीं है। ओके वही जी सर।
चलो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन इजी है। ओके, द एम्पियर मीटर एंड सेकंड आर द एसआई बेस स्टेट टू अदर बेस यूनिट। तो आपने इस तरह करने 7 है, 7 या 8 है ये एसआई बेस यूनिट, उसको आपने अच्छी तरह याद करना है। इसमें टेम्परेचर भी है, ओके, इसमें आपका कैंडेला भी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है, ओके। तो वो आपने अच्छी तरह याद करना है। अच्छा, द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड v ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू Yes. ए मेटल कंडक्टर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। E is the charge of an electron, F is the force acting on the electron, U is the constant, mu is the constant. Okay, determine the SI base unit of mu. अच्छा, mu is the constant, तो इसका SI base unit फाइंड करना है तो इजी है। ओके, क्या हो जाएगा आपका, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज चार्ज, दिस इज फोर्स। तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। चार्ज का क्या हो जाएगा, जैसे मीटर पर सेकंड, और चार्ज का कूलम होता है। नहीं, कूलम इज नॉट द एसआई बेस यूनिट। लाइक जो एसआई बेस यूनिट्स है ना जो हमने पढ़े थे, उसी में आपने इसकी कन्वर्जन करनी है। इसे एम्पेयर सेकंड लेंगे फिर। यस, और इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड फोर्स का स्क्वायर। किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर सेकंड जैसे। इस तरह आपने फाइंड करना। डिफाइन फोर्स इजी एंड स्टेट द एसआई बेस यूनिट ऑफ फोर्स इजी एंड द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज इज गिवन बाय दिस। Okay, use the above to determine the base unit of mu of E. तो इनको सिंपलीफाई करेंगे हम, या क्या करेंगे? नहीं नहीं, इनको आपने SI यूनिट फाइंड करना है एप्सिलॉन का। तो क्या हो सिंपलीफाई जाएगा, करके करेंगे। नहीं, आपने इसको एप्सिलॉन की वैल्यू को एज ए सब्जेक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले इसको एज ए सब्जेक्ट बनाना है। लाइक दिस विल बी इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर एफ हो जाएगा। तो इसको फिर कर लो, फिर इसके तो कोई यूनिट्स नहीं होंगे 4 पाई के, इसके क्या हो जाएंगे, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, क्योंकि दो चार्जेस हैं। नीचे आपका क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आ पर जाएगा, सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। नहीं कैंसिल नहीं होंगे, क्यों सर? ये ऊपर चले जाएगा। दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। एस स्क्वायर और एस माइनस टू प्लस माइनस टू, तो वो जीरो हो जाएगा। एस खत्म हो जाएगा हमारा। एक्चुअली ये आपका इस तरह है कि एस स्क्वायर डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बी एस टू ये मैं समझ माइनस सकता 2 हो जाएगा, फिर ये ऊपर चले जाएगा हूँ। एस माइनस तो एस प्लस 2 हो जाएगा। तो ऐड, बिल्कुल ठीक है, सही है, मैं समझ गया। ओके। सो और नीचे किलोग्राम मीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, सही है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अच्छा, स्टेट व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, काफ़ी इजी है। पावर स्केलर है या वेक्टर है, क्या है पावर आपका, पावर स्केलर है सर। या गुड स्केलर है, क्योंकि अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा कि मोमेंटम हमारा होगा वेक्टर। या टेम्परेचर भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम वेक्टर, क्योंकि उसमें हमारा वेलोसिटी आ रही है। यस, ये मुश्किल क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा जी। मुश्किल लग रहा है। सो लेट्स सी, एन एयरक्राफ्ट इज ट्रेवलिंग इन वाइंड, फिगर 1.2 शो द वेलोसिटी फॉर द एयरक्राफ्ट इन स्टिल एयर एंड फॉर द wind. Okay, so this is west. Okay, speed is itna, aircraft velocity is itna. The velocity of the aircraft is given to you, okay, to the west. Okay, the velocity of the wind is 28 meter per second from 65 degrees south of east. Okay, on figure 1.2 draw an arrow label R in the direction of the resultant velocity of the aircraft. अच्छा, हमने रिजल्टेंट इसका फाइंड करना है।
ये आपका कुछ इस तरह है वेंट, और एयरक्राफ्ट आपका इस डायरेक्शन में। सो अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ रिजल्टेंट के लिए, मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, सो मेरा ये रिजल्टेंट हो जाएगा। हेड टू टेल से कर लेंगे इसे हम। ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। यस सर, एग्जैक्टली जैसे कल किया था हमने। लेकिन इन्होंने अच्छा इन्होंने लेकिन वो कह रहे हैं कि सर इसी पे ड्रॉ करें हम, तो बस ये आप इस तरह कर लो, इसी डायग्राम पे। या यहाँ पे आप इस तरह ये रख लो कि इसका रिजल्टेंट ये होगा। यस। सही है, दिस विल बी द रिजल्टेंट। Determine the magnitude of the resultant velocity of the aircraft. Magnitude find करना है। यस सर। मैग्नीट्यूड ये कितना है 28, ये कितना है 95। अच्छा यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। ओके ओके, दिस एंगल इज 65 डिग्री, so it means that this angle is 65 degree. This is 65 degree, so it means that this angle is 65 degree. Alternate vertically opposite alternate angle हो गए। Actually the we need to find this angle. Okay, एंगल सर। this angle. What will be this? What about this angle? ये angle क्या होगा? ये एंगल आपका क्या होगा? एक्चुअली ये लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, जब दो लाइंस आपके यस पैरेलल सर। हो, ओके, और उसमें ये आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, और आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, सो दिस ये सर, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, बाहर वाला और अंदर वाला, बिल्कुल। यस। तो ये एंगल क्या, वी नीड टू फाइंड दिस एंगल, सो इफ यू फाइंड दिस एंगल देन दिस यू विल गेट दिस एंगल। ओके, लेकिन यहाँ पे देख लो ये लाइन पैरेलल है, ओके, और ये इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो दिस एंगल इज 65 डिग्री, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, दिस इज 65 डिग्री, सो 180 माइनस 65 कर लो, यू विल गेट सर ये आ जाएगा हमारे पास 125, सॉरी 115। 115 आएगा। यस सर। ओके, ये आपके पास 115 आ गया, तो इट मीन्स कि दिस इज 115। ओके, अब क्या करना है, आई नीड टू फाइंड दिस आर, सो आर आपका क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ कर लो, दिस इज 28 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 95 स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 28 95 cos दिस एंगल 115 हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट। -2 क्यों कर दिया? एक्चुअली ये आपके पास वो लॉ ऑफ कोसाइंस है, like if you want to find alpha, that will be equal to b square plus c square. If you want to find, sorry, a side, that will be equal to b square plus c square minus 2bc cos alpha हो जाएगा। वो लॉ ऑफ कोसाइंस है, उनको उसके थ्रू कर लो तो यूज। बिल्कुल है। जी, तो आपने इसको कैसे यूज किया? मैग्नीट्यूड के लिए तो हम वो भी नहीं कर सकते, हम उससे अंडर रूट ले लें उसका, अगर वो काम भी यूज होता है। कौन सा? दो वैल्यूज लेके उनका अंडर रूट मैग्नीट्यूड के लिए होता है वो। अच्छा अच्छा, वो लास्ट टाइम कल जो हमने डिस्कस किया था,
जी सर, फिर आप ये दो वैल्यूज का स्क्वायर ले लिया और हम फिर उनका अंडर रूट ले लेंगे करके साथ ही। जो कल हमने डिस्कस किया था, है ना? जी सर। ओके, उसके थ्रू कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दो वेक्टर्स हैं आपके पास। अच्छा, इससे आंसर क्या आ रहे हैं वो एक्चुअली हम फिर कंपेयर कर लेते हैं अपना आंसर। इससे आंसर क्या आएगा, 28² + 95। ये आप जल्दी जल्दी कर लो, इससे क्या आता है? यस सर। ओके, दिस एंगल इज 65 डिग्री। ओके, तो आपका यस सर। रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है? दैट्स इक्वल टू r(x² + r(y²), इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो इसमें यही कह रहा था आप। आर एक्स क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 95 माइनस यस सर, माइनस 95 जाएगा। 28 cos 65 हो जाएगी। इनको कर ले, इससे क्या आता है? इन दोनों को कर लो। ठीक है, फॉर्मूला से निकाल रहे हैं सर आप, आर एक्स और आर वाई। ये वही है -65। ये एक नीचे 65 है ना, ये एयरक्राफ्ट का जो स्पीड है वो 65 है। दिस इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड दिस इज द स्पीड ऑफ द बैंड। कॉस सिर्फ करते हैं सर आप। cos 65 से क्या आता है? cos 65 फाइंड कर लो, फिर टाइम्स 28 कर लो। सर ये आता है 11.83। 11.83 आर एक्स आ जाएगा, और वाई नहीं, फाइंड। 95 से माइनस नहीं किया सर। ओके, जल्दी कर लो। 83.17 आएगा सर। 83.17। अच्छा, ये दूसरा भी कर लो। 28 sin 65 स्क्वायर लिया सर आपने। जी नहीं, स्क्वायर नहीं, साइन 65 कर लो। 28 sin 65, एक मिनट सर। 25.38। अच्छा, अब इसका स्क्वायर ले लो, और इस 25.38 का स्क्वायर ले लो, इससे क्या आता है? या तो सर 644.14। दोनों को नहीं सर, ये एक का दूसरा भी करता हूँ एक मिनट। 684.14। एक मिनट सर। -28 सर, ये 106.83 आता है। इन दोनों को ऐड कर लो,
और स्क्वायर रूट है। 83.17 नहीं है सर, ऊपर वाला 106.83 है, वो दोनों वो फिर माइनस, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे। -106.83 है जी सर ये पर RX। ये क्यों माइनस होगा? जी सर, यहाँ पे तो -83.17 आ जाएगा। -83.17 का तो स्क्वायर इसकी ले लो। -106.83 है, मैंने दोबारा कैलकुलेट किया, पहले गलत किया। ये क्या आ रहा है यहाँ पे? -106.83, क्योंकि इसकी वैल्यू आई है हमारे पास -11.83, और वो था हमारे पास -95, दोनों को जब वो यस सब्ट्रैक्शन में तो यस दोनों यस। ऐड हो जाएंगे वो। अब उसका स्क्वायर ले लो। -106 पॉइंट। जी सर, 11412.65। अच्छा, इसके साथ +644.14 कर लो। जी सर। जो अभी आपके पास आंसर आया उसके साथ जी, 644.14 ऐड कर लो। 644.14 प्लस 644.14, यस। 12,056.8। अच्छा, इसका आप स्क्वायर रूट ले लो। 109.8, 110 आ गया सर। यस, 110 आ जाएगा। यही आंसर आता है सर। यस, 110 आएगा। अच्छा, पहले जो हमने किया था उससे भी फिर आप कर लो क्लास के बाद, ओके? जो पहले फार्मूला से किया था चेक कर लो कि दोनों आंसर ओके से सर। इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर अनइक्वल आ रहे हैं तो फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे। इसमें यही क्वेश्चन आते हैं सर, कुछ और भी है इसमें, डिफरेंट भी होता है कुछ और? क्या? क्या मतलब? मतलब क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं ना इस चैप्टर में? यस, इसी तरह के आते हैं एक्चुअली। यहाँ पे ये है ना कि आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उन्होंने इस तरह दिए हैं इसको। इन इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व करना है तो इसको थोड़ा ओ आगे एक्सटेंड करना है, इसको इस तरह एक्सटेंड करना है, इसको इस तरह एक्सटेंड करना है, ओके? तो माइंड क्लियर हो जाता है फिर। सही है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4, ड्रैग फोर्स इज गिवन टू यू, ओके? इसमें क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ के फाइंड करना है, इजी है, ओके? होपफुली यू विल डू बाकी दिस। किया है अच्छा, जी। ओके। अच्छा, लास्ट टाइम अभी हम तो अब जी जी सर, लास्ट टाइम सर हमने 80 आई थिंक 80 एमसीक्यूज किए थे। अच्छा, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? 79 70 नो सर, मैंने कर ली सर। मुझे फार्मूले जो रिमेम्बर रखने होते हैं ना, उनमें मिक्स हो जाता है। जैसे ये भी एक फार्मूला है, आई एन आई टू ओवर आई वन इज इक्वल टू एन टू ओवर एन वन, वी टू ओवर वी वन इज इक्वल टू एन टू। ये फार्मूले सर, ये माइंड मैं रिमेम्बरिंग कर रहा हूँ इनकी आजकल। ये फार्मूले काफी, और सर मुझे और सर मुझे ना, हाँ जी, और वो ये याद कर यानी लो, कि ये इसको नोट कर लो बस। ठीक है, मैं और सर मुझे क्वेश्चन पढ़ के ना सर, ये यानी कि गैस नहीं होता कि इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा कैसे। यानी कि फार्मूला जब याद आ जाता है फिर लगे यानी कि सेंस बन जाती है। लेकिन जब शुरू में स्टेटमेंट पढ़ता हूँ ना, तो फिर मुझे वो सेंस नहीं बनती कि आप इस इसमें तरह कर कौन लो, सा अगर एक फार्मूला साइड कैसे पे वो यूज सारे होगा। फार्मूलाज लाइक ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एमसीक्यूज आ गया तो वो सारे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड फार्मूलाज अपने साथ एक साइड पे लिख दिया ओके, करो, ओके? तो ठीक है, फार्मूलाज आपके सामने होंगे तो फिर आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक हो गया सर। और ठीक है सर। और सर कोई 80 से स्टार्ट करते हैं। 79 तो हमने किया था लास्ट टाइम। जी से 79 की है सर, ये डॉक्यूमेंट आपने सेंड किया है। यस, 80 से ये स्टार्ट सर वो करेंगे। ना, वो डॉक्यूमेंट नहीं था, मिस हो गया था ना जी इस बुक में, जी। तो वो ठीक है।
उस वजह से फिर 80 रहता है, 80 से स्टार्ट करते हैं। yes, okay. जी Okay, the primary and secondary winding are mounted on a top of each other in order to reduce सर वो iron डॉक्यूमेंट जो losses, आपने send किया copper था। losses, leakage loss, reactance, winding resistance. तो ये हम एक दूसरे के ऊपर क्यों करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। लीकेज रिएक्टेंस को लीकेज रिएक्टेंस को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अक्सर हम इस तरह भी करते हैं, लीकेज रिएक्टेंस को कम करने के लिए हम ये भी ठीक करते है। हैं, सही है, उसको एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग कर लेते हैं, सही है, प्राइमरी और सेकेंडरी को एक दूसरे के ऊपर कर लेते हैं ताकि लीकेज रिएक्टेंस हमारा कम हो। ओके ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज। The amount of copper in the primary is dash that of the secondary, about the same as that of secondary या about the different as that of the secondary। तो क्या होगा, सेम, कॉपर इन द प्राइमरी सेम, Yes. प्राइमरी और सेकेंडरी में कॉपर का सेम हो जाएगा। ठीक है। 82. The open circuit test on a transformer is always made on low voltage winding, high voltage winding, either low or high voltage winding, none of the above। तो ये भी मैंने आपको, जो हम स्टार्टिंग में इस चैप्टर के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो होते हैं वो हम लो वोल्टेज वाइंडिंग में करते हैं, सही है, वाइंडिंग। ठीक है। यस। अच्छा, 83। ये क्यों करते हैं, इसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस किए थे। ये सर ये ओपन सर्किट में हमारे पास लोड नहीं होता, यस, लोड तो नहीं हमारा होता। करंट ओके, और होता है, प्राइमरी साइड पे वोल्टेज हाई, करंट लेस होगा। अगर वोल्टेज आप हाई इस तरह कर लो कि हाई वोल्टेज साइड पे वाइंडिंग पे ये कर लो ये टेस्ट, तो हाई वोल्टेज से आपको ज़्यादा वोल्टेज की डिमांड पड़ेगी, लाइक आपको वैसे ही जी ज़रूरत नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको हाई वोल्टेज लाना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स वाई लो वोल्टेज तो हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं। ओके, तो लो वोल्टेज की अरेंजमेंट करना इजी है कंपेयर टू हाई वोल्टेज की अरेंजमेंट करने से। इकोनॉमिकली भी ये हमारे लिए बेस्ट है कि लो वोल्टेज हम कर लें, ओके, एज कम्पेयर टू हाई वोल्टेज। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हाई वोल्टेज की जाने की क्या ज़रूरत है। ओके, लो वोल्टेज से भी आप ठीक है। वी कैन फाइंड डैश ऑफ द ट्रांसफार्मर विद ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट से सर हम कॉपर लॉसेस फाइंड करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट पे हम कॉपर लॉसेस तो नहीं फाइंड करते, ये क्या कह रहे हो, वो तो शॉर्ट आयरन लॉसेस फाइंड करते हैं। यस, आयरन लॉसेस हम फाइंड करते हैं। जी, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें तो कॉपर लॉसेस नेग्लिजिबल होते हैं। यस, कॉपर लॉसेस नेग्लिजिबल होते हैं। तो सर इसमें फिर हमारे पास और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टर्न रेशियो, टोटल इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस, सर इसमें तो आयरन वाला ऑप्शन ही नहीं है। इसमें आयरन का ऑप्शन नहीं है, तो कॉपर लॉसेस भी नहीं होंगे उसमें। ओके, टोटल इक्विवेलेंट नहीं, वो भी नहीं होगा। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टर्न रेशियो, टोटल इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस, जी सर। या 83। Okay. Okay. Next question is 84. In the short circuit test on a transformer, we generally short circuit which winding? Low voltage winding, high voltage winding, yeah, either low high voltage winding, none of the above. इसमें क्या था, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर वी जनरली शॉर्ट सर्किट। सर हाई वोल्टेज वाइंडिंग आएगा।
नहीं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ा और था। ये सर ठीक है, हमने ये इन शॉर्ट सर्किट, ठीक है, हम शॉर्ट सर्किट कौन सी वाइंडिंग करते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग सर आपने किया हुआ है, ठीक है। सही है। अच्छा, ये हम क्यों करते ये हैं? सर मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो इसके लिए सर फ्लक्स कम हो हमारा नहीं, और हमारे इस लॉसेस कम हो, थिक वायर यूज करते हैं। एक्चुअली जब भी आपके पास इस तरह शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को आपने हमेशा शॉर्ट सर्किट करना है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को जी आपने शॉर्ट सर्किट नहीं करना, क्योंकि हाई वोल्टेज वाइंडिंग में क्या होगा, करंट आपका ऑलरेडी कम होगा। सही है, तो उसको फिर मेजर करना डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस। ओके यहाँ पे आपका करंट जो होगा वो हाई होगा। सही है, तो आप लो वोल्टेज वाइंडिंग को आप शॉर्ट सर्किट कर लो, तो आपके पास हाई करंट आएगा। ओके, और हाई करंट को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ओके सर, तो ये रीजन ठीक है। सही है। ठीक है, ठीक है सर। यस सर, ठीक है। The open circuit test on transformer give copper loss, friction loss, iron loss, total losses। तो वो तो आपका आयरन लॉस इसमें आएगा। ओपन सर्किट आयरन लॉस सर्किट, ठीक है। ये सर अच्छा, नेक्स्ट। 86, when the secondary of the transformer is short circuited, the primary inductance is increased, remain constant, none of the above। सर प्राइमरी में अभी बात हुई है करंट कम होगा, when the और सर second करंट कम होगा तो इंडक्टेंस इंडक्टेंस पे क्या फिर फर्क पड़ेगा? अगर सेकेंडरी को आप शॉर्ट सर्किट कर लो, और कौन से साइड को हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर तो नहीं मेंशन। when the secondary of the transformer is short circuit, शॉर्ट सर्किट को हम कौन से वाइंडिंग में लेते हैं? लो वोल्टेज साइड पे लेते हैं, हाई वोल्टेज साइड पे लेते हैं? अभी मैंने बताया आपको। लो लो वोल्टेज। या लो वोल्टेज साइड पे लेते हैं, तो शॉर्ट सर्किट हम लो वोल्टेज को कहते हैं। व्हेन द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर इज शॉर्ट सर्किटेड, तो इट मींस प्राइमरी आपका हाई वोल्टेज है। ठीक है। तो प्राइमरी इंडक्टेंस इज डिक्रीज प्राइमरी का इंडक्टेंस के साथ रिलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, ओके ठीक है सर। सर ये बिना ये देखें, ये मुझे मेरे ज़हन में नहीं आया कि ये रिलेशन यहाँ पे यूज होगा, ये प्रॉब्लम है मुझे। हालांकि ये फार्मूला मैंने पढ़ा हुआ है, 2-3 दफा सर आपने भी डिस्कस किया है मेरे साथ। ये सर ये रिलेशन ठीक। लेकिन ये लोग प्राइमरी इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, L1 की बात कर रहे हैं। सर ये जो फार्मूला है Z2 = mz², सर ये भी तो इंडक्टेंस ही है। ये क्या है? ये तो इम्पीडेंस है। ये एक्चुअली इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम फिर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास x2 = n² x1 हो जाएगा। ओके जी ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यस, सही है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका क्या हो जाएगा? ओमेगा L हो जाएगा। तो इट मींस कि आपका L2 = n² L1, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑन सेकेंडरी साइड इज L2, inductive reactance on primary side is L1। Okay, so when the secondary transformer is short circuited, so if you short circuit the secondary of the transformer, the primary inductance is, so it means that if you short circuit the
क्या कहते हैं उसको, इफ़ यू व्हेन द सिग्नल इज शॉर्ट सर्किटेड Henry. तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स कि आपने इंडक्टेंस को ज़ीरो कर दिया वहाँ पे। शॉर्ट सर्किट में आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट में आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। लाइक शॉर्ट सर्किट में आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। इसी तरह ये ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो इट मीन्स कि ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। सो इफ़ द सेकेंडरी इंडक्टेंस इज डिक्रीज तो प्राइमरी इंडक्टेंस भी आपका डिक्रीज हो जाएगा Okay. अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है। Question number 87. When the load on a transformer is increased, the ED current किस पे डिपेंड करता है? सर वो जो फार्मूला है उसकी बात कर रहे हैं। Yes, ED करंट आपका डिपेंड करते हैं किस चीज वो पे? था के ई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, थिकनेस का स्क्वायर और सिंपल मुझे बता मैं दो कि मैग्नेटिक फील्ड आपका ED करंट किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सही है। फ्रीक्वेंसी पे सर, Increase the फ्रीक्वेंसी पे। frequency, then the ED current will also get increase. जबकि लोड वो आपका कॉपर होगा, ओके, कॉपर लॉस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। इफ यू इंक्रीज द लोड ऑन अ ट्रांसफार्मर देन द कॉपर लॉसेज विल गेट इंक्रीज। तो यहाँ पे आपके ये रिमेन अनचेंज आएगा। व्हेन द लोड ऑन ट्रांसफार्मर इज डिक्रीज डैश लॉसेज इज डिक्रीज, तो कॉपर लॉसेज, ओके, कॉपर लॉसेज आपका डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर ठीक है। लोडिंग ऑन अनलोडिंग पे। अच्छा, 87 में रिमेन अनचेंज रहेगा यस, रिमेन अनचेंज। और 86 में डिक्रीज करेगा, ऐसे बताया ना। Yes. '89. The eddy current loss in a transformer is directly proportional to thickness of core lamination, square of the thickness of core lamination, the supply frequency of flux density in the core. ये तो आपको याद होगा। सर स्क्वायर ऑफ द थिकनेस ऑफ द Yes. कोर लैमिनेशन। Okay, a transformer has full load copper loss of itna watt. The copper loss at half full load will be जी क्या हो जाएगा इसमें, 200 होगा या क्या होगा? The transformer has full load copper loss 400. सर ये 100 आएगा, आई का स्क्वायर आप। क्यों? सर वो अच्छा, आई का करंट का जब स्क्वायर है आप ना, फुल लोड होगा, जब उसको अगर डिवाइड फुल करेंगे। फुल लोड होगा, तो ये फुल लोड होगा तो जी। फिर क्या होगा, करंट आपका लेट से 100 एम्पियर होगा। लेकिन अगर जी। लोड आपका कम हो जाए तो करंट भी कम होगा। लेट से ये फुल लोड आपका 1/2 हाफ हो जाए, हाफ ऑफ द फुल लोड, सो ये करंट भी आपका अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा, 50 एम्पियर हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे 50 भी हो जाएगा। आपका करंट /2 होगा, ओके। तो लाइक अब हाफ हो गया है, तो हाफ ऑफ फुल लोड मीन्स कि करंट आपका हाफ हो गया है। जी, तो इसका स्क्वायर करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, I² R डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। सो I² R आपके पास क्या है, 400 डिवाइड बाय 4, सो यू विल गेट 100 जी, वाट। 100। सही है। अगर वो कह दें कि अगर इफ इट इज 1/4 ऑफ द फुल लोड, तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, 1/4 पुट करना है। सो दिस विल बी 1/4 16 हो जाएगा। 1/8 हो जाएगा, 1/16। ओके, यस। अच्छा, a transformer has 200 watt as iron loss at full load. The iron loss at half full load will be equal to
91 क्या हो गया इसमें? सर आयरन लॉसेस हैं, ये भी उसी तरह निकालेंगे आई का स्क्वायर आर। नहीं, क्योंकि वो कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस आपका डिपेंड करता है और कॉपर लॉस में लोड पे, करंट पे डिपेंड। सही है, जबकि कॉपर आयरन लॉस लॉस। आपका डिपेंड नहीं करता लोड पे। ओके, सो दैट्स वाई आयरन लॉस ए हाफ भी आपके 200 वाट होंगे। ए ट्रांसफॉर्मर, सर हाफ लोड पे 200 वाट, ओके ओके यस, ओके ठीक है, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। a transformer will have zero efficiency at जी सर, a transformer will have zero efficiency, सर नो लोड। यस, एक्चुअली आपका एफिशिएंसी कब जीरो होगा? जब आपका आउटपुट जीरो हो जाए। तो आउटपुट कब जीरो होगा? जब आपका लोड ना हो। लोड The efficiency of the transformer will be maximum when the leakage reactance of the two winding are equal, resistance of the two winding are equal, copper losses is equal to constant losses, none of the above. the copper loss is equal to constant losses, Yes, मैक्सिमम मैक्सिमम था ना एफिशिएंसी जी सर, वो yes. कॉपर लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। The approximate efficiency of a large transformer is 65%, 50%, 80%, 95%. तो यहाँ पे आपको ये 95% होगा। ओके, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर इज़ ए स्टैटिक डिवाइस और दिस इज़ द मोस्ट ओके एफिशिएंट डिवाइस इन ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ओके, ट्रांसफार्मर हमारे पास ठीक, काफ़ी हाई एफिशिएंट डिवाइस है। तो यहाँ पे 65% इतना कम एफिशिएंसी नहीं होता, मैक्सिमम एफिशिएंसी तक आपने जाने। सो 95% इज़ ग्रेटर देन ऑल दीज थिंगी, सो इट मीन्स दैट 95% इज़ द करेक्ट आंसर। सर अगर इस केस में ऑप्शन चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल 95 से भी अब यानी कि अबव चली जाएगा ऑप्शन, तो फिर अगर 98% आपको दे दें तो फिर 98% विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके ठीक है, हाईएस्ट रखनी है इसकी एफिशिएंसी, यस, ठीक हो। in a practical transformer copper losses account for about 10 dash of the total losses, total 10%, losses not 10%, इतना कम तो नहीं होता। ज़्यादातर लॉसेस तो ही वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होते हैं, और हीट किसकी वजह से जी आता जी है? सर वो करंट, कॉपर की वजह से आता है, करंट की वजह से आता है। बाकी लॉसेस तो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन ये कॉपर लॉसेस तो ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी आपने मैक्सिमम का चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 96। By laminating the core of a transformer, we decrease dash leakage reactance, hysteresis losses, eddy current losses, copper losses. एडी करंट, एडी करंट को हम करते हैं, यस। अच्छा, 97। द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज डैश ऑफ द कमर्शियल एफिशिएंसी, द सेम एज द मोर देन, लेस देन, नॉन ऑफ द अबव। ऑल डे एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था पहले। जी ऑल डे एफिशिएंसी मींस के कम होगी एफिशिएंसी, क्योंकि कभी कोई लाइट ऑन होगा, कभी कोई लाइट ओके ऑफ होगा। ओके, ओके ओके ठीक है सर, वो आप डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग द डे लोड वेरी करता रहता है, यस। ठीक है सर। तो ऑल डे एफिशिएंसी जो होती है वो नॉर्मली कम होती है एज कम्पेयर टू दी कमर्शियल एफिशिएंसी। ओके, ओके अच्छा, इसके बाद 98 था ना? जी सर 98, बाकी पेजेस पूरे हैं आई थिंक। ओके, 98। The core type transformer provide much larger magnetic path, shorter magnetic path, lesser average length per turn, none of the above.
शॉर्टर मैग्नेटिक पाथ। यस, द कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना वो आपको शॉर्टर मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करते हैं। एक जी, आपको और होता है सर हमारा पर्पस भी यही होगा ना, क्योंकि फ्लक्स को कम से कम पाथ में हम फ्लो करवाएं। जी। ठीक है। एक्चुअली इसके बेस ऑन स्ट्रक्चर इसके दो टाइप्स हैं। दिस इज द शेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड दिस इज द कोर टाइप ट्रांसफार्मर। शेल टाइप और कोर टाइप, ठीक है। यस, तो ये यहाँ पे देखो कोर टाइप आपको लेस मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू दी शेल टाइप। ओके। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, द कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज जनरली suited फॉर high voltage and small output, high voltage and high output, low voltage and high output, none of the above. Core type transformer. जी सर, इसमें हाई वोल्टेज हाई आउटपुट सेकंड ऑप्शन आएगा। क्यों? सर क्योंकि पाथ कम है, फ्लक्स ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, तो वोल्टेज पाथ कम है वोल्टेज तो कम होगा। पाथ कम है तो क्या होगा? पाथ कम है तो फ्लक्स ज्यादा होगा। पाथ कम है तो सर नहीं आइडिया हो रहा। ये फार्मूला क्या है, किसकी इक्वल है? 4.44। ओके ओके ओके, ठीक है। फ्लक्स एन एफ। तो सर कोट ऑफ ट्रांसफार्मर जनरली suitable for sir flux directly proportional to सर क्या लिखा है? Phi IR, this is the reluctance. ओके आई आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास हाई वोल्टेज आएगा। हाई वोल्टेज क्यों आएगा? एज वी नो दैट इन ट्रांसफार्मर वोल्टेज इज इक्वल टू 4.44 एन एफ। ओके, 5 एम ठीक एन है। एफ, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लक्स हमारे पास क्या किसकी इक्वल होता है? फ्लक्स एम एम एफ इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलैक्टेंस की इक्वल होता है। रिलैक्टेंस इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई रो ए। So if the path for the magnetic flux lines is less in core type transformer as compared to shell type transformer, so this will be low. So it means कि आपका reluctance कम है। तो reluctance जब कम है तो it means कि flux आपका ज़्यादा in order to keep the MMF constant, because these two will be in inverse relation. तो flux ज़्यादा है तो it means कि आपका voltage high होगा। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में आपका हाई वोल्टेज होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि आउटपुट मेरे पास स्मॉल होगा या हाई आउटपुट होगा। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो आपका आउटपुट पावर मिलते हैं, पावर दोनों साइड पे सेम होते हैं, सही है। तो जो आपको आउटपुट पावर मिलते हैं वो स्मॉल होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एज कम्पेयर टू दी शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट। Transformer having rating less than 5 kilo kVA are generally oil cooled, naturally air cooled, water cooled, none of the above. नेचुरल एयर कोल्ड। Natural air cooled. Okay, or what about the oil cooled or वो वाले? सर वो लेस देन, अगर 50 kVA ग्रेटर देन है तो फिर वो ऑयल कोल्ड होंगे। अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर वो सर एक और अपने फैन वाली बताई थी कि एग्जॉस्ट यूज करते हैं। यस, तीन अगर किस्म में। ट्रांसफार्मर आपका 50 kVA से कम है तो फिर आपने क्या कौन सा नेचुरल एयर कूलिंग आपने यूज़ करना है, सही है। जी
अगर इससे हाई है तो फिर आपने ऑयल कूलिंग यूज़ करने से ही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई है सही है तो फिर आपने जी एक्सटर्नल रेडिएटर्स हम यूज़ करते हैं उसके लिए फिर, ओके जी सर, एक्सटर्नल रेडिएटर। या स्मार्ट ट्रांसफार्मर के लिए नेचुरल एयर कूलिंग हम यूज़ करते हैं। तो 5 केवीए तो काफ़ी स्मॉल ट्रांसफार्मर होते हैं सही है। स्मॉल है जी, यस, ठीक है। तो नेचुरल एयर कूलिंग होगा, वाटर कूल तो नहीं होता यहाँ पे, वाटर कूल कर लो तो बस ये होता ही नहीं जी, यस ठीक है। उड़ जाएगा। ऑयल कूल होता है लेकिन दिस इज़ फॉर मीडियम होता है सही है, मीडियम ट्रांसफार्मर। ओके और नेचुरल एयर हम स्मॉल ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है सर। अच्छा 101, द ट्रांसफार्मर head that should never have the secondary open circuited when primary is energized is power transformer, voltage transformer, auto transformer, current transformer. सर इसका नहीं आइडिया सर, क्या यानी कि क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास सेकेंडरी ओपन सर्किट नहीं है? यस, क्वेश्चन को रीड कर लो। ट्रांसफार्मर दैट शुड नेवर हैव द सेकेंडरी ओपन सर्किट। सर पावर ट्रांसफार्मर आएगा? नहीं, तो फिर सर कौन सा आएगा? इसको हम, इसमें आपका करंट ट्रांसफार्मर आएगा। ओके सर, सर उसके रीजन बता दें। ये हम कल डिस्कस कर लेंगे 101। चलो ठीक है सर। अच्छा 102, the temperature rise of a transformer is directly proportional to apparent power, reactive power, leakage reactance, none of the above. The temperature of a transformer is directly proportional to तो टेम्परेचर का सर क्या रिलेशन होगा? एक्चुअली मुझे आपका में नहीं आ रहा। इसमें आपका जो आएगा apparent पावर आएगा। ओके, यू नो व्हाट इज मीन बाय apparent पावर, रिएक्टिव पावर, लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस तो सिंपल रिएक्टेंस है। ओके, आपका एक्चुअल पावर होता है ओके, जो कि आपका P = I V cos थीटा के इक्वल होता है। ओके, इसको हम वाट में मेजर करते हैं, दिस इज एक्चुअल पावर। एक आपका apparent पावर होता है जो कि आई वी के इक्वल होते हैं। ओके, और इसका वोल्ट एम्पियर में हम इसको मेजर करते हैं सही है, और ये आपको टोटल पावर देता है। ओके, और इसको हम क्या कहते हैं? एपरेंट पावर कहते हैं सही है। और सर फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? इसको एक्चुअल पावर। या ओके अच्छा, एक और भी आपका टाइप होता है दैट इज रिएक्टिव पावर, दैट्स इक्वल टू P = I V sin थीटा के इक्वल होता है। दिस इज द रिएक्टिव पावर सही है। ओके सर, रिएक्टिव पावर सही है। अच्छा, ओके हमारे पास क्या होता है एक्चुअली, हमारे पास ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ट्रांसफार्मर में हमारे पास लॉसेस होते हैं, और वो लॉसेस जो होते हैं ट्रांसफार्मर में दो टाइप के लॉसेस होते हैं। एक आपका कॉपर लॉस होता है, एक आपका आयरन लॉस। अच्छा, कॉपर लॉस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं करंट पे, आयरन लॉस डिपेंड करते हैं वोल्टेज पे। ओके, सो कॉपर लॉस की वजह से भी आपका हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, और आयरन लॉस की वजह से भी आपका हीट प्रोड्यूस होता है सही है। सो इट मीन्स के आपके करंट और वोल्टेज दोनों की वजह से आपका हीट प्रोड्यूस होता है। सो वो आपका एपरेंट पावर होगा। एपरेंट पावर में आपके दोनों आते हैं।
अच्छा, है। नेक्स्ट 103. In an auto transformer, the primary and secondary are dash only magnetically, only electrically coupled, magnetically as well as electrically coupled, none of the above. और मैग्नेटिकली। हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर आपका कुछ इस तरह का ओके हो, ओके, ठीक है सर, ऑटो ट्रांसफार्मर है। यस, ऑटो ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारे पास एक ये मेन वाइंडिंग होता है, सही है, और मेन वाइंडिंग में हमारे पास इस तरह कुछ स्लॉट्स होते हैं। ओके सर। एक यहाँ पे होता है इस तरह, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी साइड हो गया, जी सही है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे हो जाता है इस तरह कि ये तो आपका अर्थ हो जाएगा, सही है, प्राइमरी और सेकेंडरी अर्थ सेम हो जाएगा। दिस इज द सेकेंडरी साइड, सही है। और इसको फिर हम कनेक्ट करते हैं, सही है। आइदर यू विल कनेक्ट इट विद दिस और विद दिस और विद दिस, ओके। तो अगर आपको ज़्यादा सेकेंडरी चाहिए, आपने स्टेप अप, प्राइमरी तो आपका ये होगा, लेकिन स्टेप डाउन में आपको वोल्टेज हाई चाहिए, तो वोल्टेज हाई के लिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको आप या यहाँ पे कनेक्ट कर लो, या यहाँ पे कनेक्ट कर लो, या यहाँ पे कनेक्ट कर लो, ओके। दिस इज द ऑटो ट्रांसफार्मर। ओके, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में इस क्या होता है? ओके So auto transformer is that transformer which have only one winding, okay? ओके। तो ये ऑटो हम किसको कहते हैं? तो ऑटो मीन्स only सेकेंडरी one भी तो winding. होगी, सेकेंडरी भी तो होगी, जी, सेकेंडरी भी तो होगी ना, सेकेंडरी वाइंडिंग। या नहीं, सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होगी, बस इसी के ऊपर हम इस तरह कर लेते हैं, यहाँ से सेकेंडरी ले लेते हैं वोल्टेज। एक ही ओके, ट्रांसफार्मर, ऑटो मीन्स ठीक है वन, सर। ऑटो मीन्स सिंगल कॉइल, सिंगल कॉइल को हम कहते हैं। ओके, ठीक है। Like in auto transformer, we will take the portion of one winding, okay. जी We will portion of the same winding act as both the primary winding and secondary winding, okay. तो ये आपका इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, ठीक है सर। इलेक्ट्रिकली भी दोनों कपल्ड है, ओके, और मैग्नेटिकली भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, 104. The impedance reflected back to the source in figure 19.42 is The impedance reflected back to the source. थ्री डिवाइड बाई टू आ जाएगा, सो दैट शुड बी इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 का स्क्वायर ले लो, 9 आ जाएगा, ऊपर आपका 4 आ जाएगा। 200 डिवाइड बाई 9 कर लो, इससे क्या आता है? 22 सर एक मिनट, चीज सर 22.22 जी। Okay, 105. जी The secondary load impedance of a step-up transformer is Zs. The primary impedance Zp will be equal to Zs
greater than ZS, less than ZS, none of the above. तो secondary load impedance of a step up transformer, so it means कि secondary impedance is equal to n square primary impedance. n आपका क्या हो जाएगा, np ns divided by np होगा, that will be equal to ns divided by np. तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा कि आपका ns जो होगा दैट्स ग्रेटर देन np. ओके, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में तो ओके ns इज ग्रेटर देन np, तो इट मीन्स कि आपका n की वैल्यू हाई होगी, तो इट मीन्स कि zs की वैल्यू हाई होगी और zp की वैल्यू कम होगी, लेस देन zs होगा. सर ये जो बात अभी की है दोबारा काइंडली बताइएगा, एक्चुअली कैसे आपने रिलेशन निकाला है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपका secondary number of turn on the secondary side is greater than the number of turns on the primary side. ओके हो गया तो जी ZS ये ऊपर ग्रेटर वैल्यू होगा, ये इतना नहीं होगा, तो n की वैल्यू आपके पास ग्रेटर आएगी, ग्रेटर देन ओके 1 आएगी. सही है, ठीक है तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका ZS विल बी मैक्सिमम आएगा. इफ n इज ग्रेटर देन 1 तो आपका ZS मैक्सिमम आएगा, ZP आपके पास कम आएगा, लेस देन ZS. ओके सर, ठीक है सर. 106. A 10 ohm resistor load is to be the impedance matched by a transformer to a source with 6250 ohm of internal resistance. The ratio of primary to secondary turns of transformer should be, so we need to find the ratio of the turns. अच्छा, सोर्स साइड पे इम्पेडेंस कितना है, इतना, लोड साइड पे इतना है, तो Z2 इज इक्वल टू n स्क्वायर Z1 है, तो Z2 आपका 10 है, नीचे क्या है 6250 है, दैट्स इक्वल टू n स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड पे, सो योर n विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 6250 हो जाएगा. तो आपका n क्या आ जाएगा, ये फाइंड कर ले, से क्या आता है, सर 0.04 0.04 आता है, 0.04. ओके, अच्छा, द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी, तो रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी दिस इज एक्चुअली n2 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू 0.04. ये आपका n1 डिवाइड बाय n2 क्या होगा, द क्वेश्चन इज n1 डिवाइड बाय n2 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 0.04. इसको कर ले, से क्या आता है, 1 डिवाइड बाय 0.04, 25 आते हैं, सो दिस विल बी करेक्ट आंसर. सर ये आपने जो इन्वर्ट किया है इसका नहीं मुझे समझ आई. एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है, द रेशो ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स, तो प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स आपके पास ये रेशो हमने फाइंड करना है. ओके ओके ओके, ठीक है, प्राइमरी टू, ठीक है. 107. In the above figure, if the open circuit voltage of the source is 50 volt, what will be the secondary power? तो शो कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भूल गया मैं. चलो, थैंक यू सर. जी सर. 107. In the above case, open circuit voltage of the source is 50 volt, what will be the secondary power? What will be the secondary power? VS. Yes, क्या होगा, सर वो N1 over N2 is equal to I2 over I1, इस तरह हम निकाल लेंगे पावर. हमारे पास P is equal to IS, VS लेगा फार्मूला सर. तो VS क्या है इसमें, VS secondary voltage
सर 25 निकाले थे, वो क्या थे? वो तो रेशो थी। जी, वो रेशो थी हमारे पास 25, प्राइमरी टू सेकेंडरी रेशो हमारे जी। पास 25 थी। तो सर उस रेशो में हम, यानी कि 1:25। रेजिस्टेंस भी हमें था ना, सेकेंडरी साइड पे रेजिस्टेंस भी है। ओके सर, या फिर कैसे होगा सर? सेकेंडरी साइड पे भी रेजिस्टेंस है, प्राइमरी साइड पे भी आपका और रेजिस्टेंस प्राइमरी। है। जी। और ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ दी सोर्स 50 वोल्ट है। जी, ओपन सर्किट। यस। तो हमारे पास नो सर। मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा? हम्म, तो जब कांस्टेंट लॉसेस इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस, ऐसे होगा सर? एक्चुअली आपका the question is find the what will be the secondary power, we need to find the secondary power। तो या तो हम इसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि सेकेंडरी करंट एंड सेकेंडरी वोल्टेज ले लें, या हम इसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज का स्क्वायर ले लो और सेकेंडरी साइड पे जो रेजिस्टेंस है उसको ले लो। सही है। ओके। या आप इस तरह के भी कर सकते हो कि सेकेंडरी साइड पे जो करंट है उसका स्क्वायर ले लो और रेजिस्टेंस है उसका ले लो, वो ले लो। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन सर्किट का इन्होंने हमें दिया है। ओके, लाइक आपका जो सोर्स है, लाइक ओपन सर्किट का वोल्टेज हमें गिवन है कि सोर्स को जब आप ओपन सर्किट कर लो तो फिर आपका 50 वोल्ट होगा। लाइक इसमें जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, डायग्राम मीन्स like this is the transformer, okay, और this is the source, okay, और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी है इसमें। तो ये इस तरह का ये है। तो ये, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दैट इज प्राइमरी साइड, एंड यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा दैट इज सेकेंडरी साइड, ओके, इस साइड पे। तो यहाँ पे प्राइमरी साइड पे अंडर ओपन सर्किट कंडीशन सोर्स को आप ओपन सर्किट कर लो तो यू विल गेट 50 वोल्ट, ओके। लेकिन इसको जब आप कनेक्ट कर लो तो देन देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ करंट, ओके। तो फिर यहाँ पे आपका ये ड्रॉप होगा प्राइमरी साइड पे। सही है। जी। प्राइमरी साइड पे आपका ये ड्रॉप होगा। सही है। तो यहाँ पे आपका जो प्राइमरी वोल्टेज होगा वो लेस मिलेगा आपको। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि इन्होंने हमें करंट गिवन नहीं है, प्राइमरी साइड पे करंट गिवन नहीं है। सही है। जी। सही है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पावर की तरफ हम चले जाते हैं। मैक्सिमम पावर में क्या होगा, मैक्सिमम पावर में आपका जो एफिशिएंसी होती है वो हाफ हो जाती है। जी। लाइक जो ठीक है। आप, या इसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर में क्या होगा, मैक्सिमम पावर में हमारे पास जो लाइक हाफ ड्रॉप जो होगा वो वोल्टेज का हाफ ड्रॉप आपका लॉसेस में चले जाएगा और बाकी वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। यानी सोर्स के जो हैं, सोर्स का जो वोल्टेज है उसमें हाफ आपका लॉसेस में चले जाएंगे और बाकी हाफ आपके पास आउटपुट पे आ जाएगा अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो ये अगर आपने पावर को मैक्सिमम करना है तो क्या करते हैं,
ये वो हमने पढ़ा था पहले, शायद आप भूल गए हो। सर मुझे आइडिया नहीं हो रहा, शायद मैं थक गया हूँ, नींद। नहीं, वो हमने पढ़ा था मैक्सिमम पावर का। जी सर, वो चीजें याद नहीं रहती, दिन में रिवाइज भी करता हूँ फिर भी नहीं लगती है। सर ये जो एक कंडीशन सर आपने करवाई थी, आई इज इक्वल टू अंडर रूट आयरन लॉसेज डिवाइडेड बाय आर। एक्चुअली जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, सही है, तो मैक्सिमम पावर में हम क्या करते हैं, अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमारे पास जो सोर्स का रेजिस्टेंस होता है, दैट शुड बी इक्वल टू द लोड जी। रेजिस्टेंस। If your source resistance is equal to the load resistance, then maximum power will transfer. ट्रांसफर, यस सर, ठीक है, यस मुझे। सही है। तो ये जब इक्वल होंगे एक दूसरे के, तो आपका क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टोटल पावर क्या होगा, P इज इक्वल वी स्क्वायर बाय आर एस प्लस आर एल होगा। हाँ तो अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो 2 टाइम्स लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। 2 टाइम्स आर एस। जी सही है। तो हमारे पास क्या होता है कि आपका जो सोर्स का वोल्टेज होता है अंडर मैक्सिमम पावर, वो आपका हाफ हो जाता है। हाफ हो जाता है, ठीक है। सही है। तो इट मीन्स कि आपका हाफ जो होता है, हाफ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाता है वोल्टेज, और बाकी हाफ आपको आउटपुट में मिल जाते हैं। ठीक है। सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी वोल्टेज क्या हो जाएगा, लाइक प्राइमरी वोल्टेज आपका हाफ हो जाएगा, पहले 50 ओम सोर्स था, तो हाफ इसका जी इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो 25। जाएगा, तो 25 आपके पास ही आ जाएगा। सही है। जी तो प्राइमरी मेरे पास आ गया। अब सेकेंडरी भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, वी एस डिवाइड बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन पी, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू एन, और एन क्या आया था लास्ट टाइम, 25। सो वो मेरे पास क्या था, रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी, सो दिस इज 1 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। हाँ यस, ठीक है। अच्छा, तो सेकेंडरी क्या हो जाएगा, वी नीड टू फाइंड सेकेंडरी, तो वी एस विल बी टू वी पी क्या हो जाएगा, वी पी आपका आ जाएगा 25, ऊपर नीचे भी 25 हो जाएगा, तो आपके पास 1 वोल्ट सेकेंडरी आ गया। 1 वोल्ट। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द सेकेंडरी पावर। तो सेकेंडरी पावर आपका क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा, आर एस क्या हो जाएगा, आर एस आपको 10, और ये तो ये आपका 1 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 वाट हो जाएगा। सही है। सो दिस विल 0.1 बी द वाट। करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। 108 कल से स्टार्ट कर लेंगे। जी सर, 108 कल कर लेंगे फिर। सही है। चलो ठीक है सर। जी सर वो क्लासेस मंडे से कर लें, मैं 3 दिन बिजी हूँ ज़रा। चलो, सही है, मंडे से कर लेते हैं फिर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर।